जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास जो वेव्स है, और अगर हमारे पास कोई भी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करते हुए परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री मूव करे तो वो उसके ट्रांसमिशन कह सकते हैं कि वो ट्रांसमिट होगी है विदाउट एनी बेंडिंग, और सिमिलरली हम कह सकते हैं या वो रिफ्लेक्ट हो गई है। तो उसकी आपको रीज़न बता रहा था कि क्यों हम लोग जब नॉर्मल अलोंग द नॉर्मल हम लोग वेव लेते हैं तो उसकी हम बेंडिंग डिस्कस नहीं करते। उसकी वजह ये होती है कि हमारे पास जो एटम्स अरेंज होते हैं उनमें कहीं ना कहीं स्पेस होती है, तो अगर हम वेव को नॉर्मल टू द प्लेन मूव करवाते हैं तो उसके रास्ते में कोई रुकावट ही नहीं आती जिसकी वजह से वो या तो रिफ्लेक्ट हो या रिफ्रैक्ट हो। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का जो प्रोसेस है बेसिकली वो जो उनके रास्ते में जो ये वेव्स मूव कर रही हैं, और ये भी कोई बेसिकली पार्टिकल्स हैं, और इसी तरीके से जिस मीडियम में से पास कर रही हैं वो वेव या एनर्जी, तो वो बेसिकली वहाँ भी पार्टिकल्स हैं। तो जब वो पार्टिकल पार्टिकल के रास्ते में बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ ईच अदर हेड ऑन कोलिजन होती है तो हमारे पास उसका रिजल्ट मिलता है हमें रिफ्लेक्शन। और हमें अगर उसके कॉर्नर्स पे कहीं थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन होती है तो फिर हमें रिजल्ट मिलता है रिफ्रैक्शन। तो इसलिए, और अगर हमारे पास उसके रास्ते में कोई एटम ना आए तो फिर हम वो नॉर्मली पास कर जाती है, स्ट्रेट पास कर जाती है, इसलिए वो बेंड नहीं होती क्योंकि उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आई। और या फिर उसके रास्ते में नॉर्मली रुकावट उसके बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड आए तो उसी एंगल पे 90 डिग्री पे बेंड हो जाएगी बैकवर्ड। तो इसलिए हम कह देते हैं कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड है, जो रेफरेंस है वो नॉर्मल है, और इसके मुताबिक क्योंकि इसमें ना हमारे पास रिफ्लेक्शन होती है ना रिफ्रैक्शन होती है, एक्चुअली हो रही होती है लेकिन हमें फील नहीं होती, तो हम कहते हैं कि ना रिफ्लेक्शन हो रही है ना रिफ्रैक्शन हो रही है। तो इसको हम रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं एंगल के लिए, इंसिडेंट के लिए और रिफ्रैक्शन के लिए। तो कुछ एग्जांपल्स हमारे पास कि हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को ऑब्जर्व करते हैं कि हम लोग एक पेंसिल है उसको डिप किया हुआ अगर आपने गिलास के अंदर तो आपको उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता लगेगी बिकॉज द लाइट वेव्स आर रिफ्लेक्टिंग एंड इट डज नॉट गिव यू द एग्जैक्ट इमेज ऑफ द पेंसिल दैट इज डिप्ड इन द वाटर। तो इसके बाद ये जैसे हम लोग ऑब्जर्व करें, आप दरिया के किनारे खड़े हैं तो आप या समुद्र के किनारे खड़े हैं, आप मछलियों को देखें तो आपको मछलियों को की एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो पानी में नज़र नहीं आएगी क्योंकि उसकी अपेरेंट पोजीशन जो है वो नज़र आ रही होगी आपको। तो क्योंकि वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से है, तो ये लाइट का कुछ ऐसा इफेक्ट है जिसकी वजह से हमें एग्जैक्ट इमेज दिखाई नहीं देता, लाइट या कोई भी वेव्स का जो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो रिफ्लेक्शन की वजह से हमें एग्जैक्ट इमेज नहीं मिलता। इसलिए देखिए ये हमारे पास एक कैचर है, फिश कैचर। तो ये फिश कैचर जब उसने उसको कैच करना है या उस पर हिट करना है, उसको पकड़ना है, तो उसको फिर उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पहले मेजर करनी पड़ेगी। तो अगर वो अगर एक्चुअली वो इस लिहाज से चले जिस तरह उसको नज़र आ रहा है उसकी पोजीशन, तो वो उसको पकड़ नहीं सकता। तो जैसे वो उस पर फोर्स अप्लाई करेगा वो ब्लैंक एक फोर्स होगी, तो फ्रीली फोर्स होगी, वो कोई अप्लाई सिर्फ वाटर पे अप्लाई होगी तो फिश बच जाएगी उससे। इसलिए हमारे पास रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसको हमें इसलिए स्टडी किया कि हमें पता होना चाहिए इन तमाम चीज़ों का, ताकि हम लोग कहीं ना कहीं इसकी एप्लीकेशन को पॉजिटिवली अप्लाई कर सकें। इसके बाद हमारे पास है इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस एक ये वेव्स की ही प्रॉपर्टी है बेसिकली कि जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा वेव्स जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हों, या इट कैन बी इन द अपोजिट डायरेक्शन बट हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम सेम फ्रीक्वेंसी से ट्रैवल कर रही हो तो उसे आपस में इंटरफेयर करती हैं, मुदाखलत करती हैं, और मुदाखलत करके एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने की कोशिश करती हैं। तो उस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस। तो हमारे पास देखें, हमारे पास दो वेव्स हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, तो जैसे ही ऑपोजिट ट्रैवल करते दूसरे के करीब पहुंचेंगी तो फिलहाल क्या नाम है आपस में ये इंटरफेयर करेंगी। अगर सॉरी इसकी डायरेक्शन सेम है, इन्होंने एरो से गलत है ये, तो अगर इन दोनों की डायरेक्शन सेम है और एक एक ये वेव और ये वेव दोनों आपस में पाइलअप होती हैं, ऐड होती हैं, यानी एक ही वक्त में एक दूसरे के सामने आती हैं, तो ये दोनों के एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएंगे और टोटल हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है, जो मीन से एक्सट्रीम तक एम्पलीट्यूड है, वो इंक्रीज कर जाएगा। तो या फिर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है जैसे इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, तो इस दो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर भी ये जैसे ही इसके पास पहुंचेगा तो इसका ट्रफ पहुंचेगा इसके पास। तो जैसे ट्रफ पहुंचेगा तो क्रस्ट और ट्रफ आपस में मिलेंगे, तो ये दूसरे को कैंसिल कर देंगे इफेक्ट को, तो फिर हम कहते हैं कि इसका नेट रिजल्टेंट जो है वो एम्पलीट्यूड का वो जीरो आ जाएगा। तो इसलिए फिर हमारे पास दो टाइप्स मिलती हैं हमें इंटरफेरेंस की। वन इज द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड सेकेंड इज द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो देयर आर टू टाइप्स, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव के अंदर हमारे पास हम जानते हैं एडअप होते हैं नेट रिजल्ट, और उसमें हमें नेटअप होने के बाद रिजल्ट मिलता है, इट वुड नॉट बी ज़ीरो
or less zero or minimum, but in the form of constructive interference it will be maximum resultant according to the superposition principle. ये डिस्ट्रक्टिव हम जानते हैं, देखें जैसे वेव यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, दोनों का क्रस्ट टू ट्रफ आपस में मिलेगा इस पॉइंट पे, तो ये दूसरे को कैंसिल करेंगे, नलीफाई करेंगे दूसरे पे इफेक्ट। इसके बाद हमारे पास है डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। तो डायफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ द वेव्स अराउंड द ऑब्स्टेकल्स इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। ये लफ्ज डाई का मतलब दो होता है, टू, एंड फ्रैक्शन का मतलब पार्ट्स है। तो डायफ्रैक्शन का मतलब है कि ऐसी वेव जो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाए आफ्टर पासिंग फ्रॉम सम स्लिट्स और होल। लेकिन कंपल्सरी है कि ये होल ये डिस्टर्बेंस पैदा करेगा इसके वेव के रास्ते में, तो तब ये डायफ्रैक्ट होगा। और डिस्टर्बेंस कब पैदा करेगा? जब ये वेव उस होल में से पास करे जिसका डिस्टेंस इस वेव की वेवलेंथ के इक्वल हो या उससे छोटा हो। अगर इससे ज्यादा डिस्टेंस है ये वेवलेंथ से, तो इसका मतलब है इस वेव के रास्ते में कोई डिस्टर्बेंस पैदा नहीं होगी, तो ये इजिली जिस तरीके से जिस मोशन में जिस बिहेवियर में ये जा रही है तो इजिली यहाँ से पास कर जाएगी। So there is a condition for diffraction, that is the hole or slit is distance and slit separation must be less than or equal to the wavelength of the wave, incident wave. तो इसमें हमारे पास ये डायफ्रेक्शन दिखाई है, बेंडिंग ऑफ वेव है अराउंड द ऑब्स्टेकल। ये वाटर वेव्स भी होती हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हैं और ये मैकेनिकल, दोनों में ये प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है। और यही ये फिनोमेना है जिसकी वजह से हमें जो फ्रीक्वेंसी है, साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी है, उसमें वेरिएशन आती है अगर वो सोर्स जो साउंड फ्रीक्वेंसी पैदा कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर वो मूव कर रहा है, या ऑब्जर्वर रिस्पेक्ट टू साउंड जनरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो सोर्स है उसके हिसाब से मूव कर रहा है टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड, या फिर दोनों मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द ईच अदर। इस केस में हमारे पास एक डॉपलर, एक साइंटिस्ट था, उसने हमें एक्सप्लेन किया था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड में वेरिएशन आता है जिसकी वजह से हमें सुनाई ये देता है कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, लेकिन एक्चुअली फ्रीक्वेंसी सोर्स की इंक्रीज डिक्रीज नहीं होती। तो फिर ये एपरेंटली इंक्रीज डिक्रीज आ रहा होता है, इसलिए फिर हम इसे कहते हैं एपरेंट फ्रीक्वेंसी है जिसका हमें पता लगता है। लेकिन ये जो वेव्स जनरेट होती हैं और मूव करती हैं आगे, तो ये बेसिकली डायफ्रैक्शन है वेव्स का, जो एक पॉइंट से जनरेट होकर सेपरेट होती हैं और आगे से आगे मूव करती हैं। ये साउंड वेव्स की एग्जांपल आपके सामने है कि ये डायफ्रैक्ट करती हैं। और इसी तरीके से आप जानते हैं, अगर आपके सामने एक नीडल हो और नीडल की आपसे कहा जाए कि जो टिप है आपने इसको ऑब्जर्व करना है, तो उसकी टिप है नीडल की थोड़ा सा डिस्टेंस पे अगर आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, या लाइक चलें इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, चलें इसी तरीके से चलें, इसकी टिप को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो उसका जो शार्प जो उसका एंड है, पॉइंट है, वो डिस्टेंस से, मखसूस डिस्टेंस से आपको कंप्लीटली शार्प नज़र नहीं आता, क्योंकि जैसे वो इतना बारीक है, इतना बारीक है कि आपकी जो लाइट वेव जो आपको उसके टिप दिखा रही हैं, तो वहाँ जाके वेव्स जो हैं वो उसी टिप पे एक स्लिट बन जाती है और डायफ्रैक्ट कर जाती हैं, जिसकी वजह से उसका इमेज जो है वो एग्जैक्ट इमेज आपके सामने नज़र नहीं आता। या फिर आपसे मैं एग्जांपल ऐसे लूँ कि आप देखते हैं जहाँ ज़मीन पर बैठ के स्टार्स को देखते हैं, तो आपको स्टार जो है वो जो शाइनिंग फॉर्म में नज़र आता है, और उसके एक जो किनारे हैं वो नज़र आते हैं आपको, एजेस नज़र आते हैं जो स्टार के। तो लेकिन आपने तो पढ़ा हुआ है कि जितने भी हमारे पास स्पेस में ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें किसी के भी देखा जाए एक्सेप्ट द सैटर्न, उसमें भी हमारे पास एक रिंग है, किसी के भी एजेस नहीं है, क्योंकि ये मटेरियल्स हैं सारे, ये सारे मैटर्स हैं, तो इसलिए हमें लेकिन यहाँ से बैठ के उसमें एजेस नज़र आते हैं उस लाइट के, जो लाइट रोशनी आ रही होती है स्टार्स की, तो हमें स्टार्स की जो शेप है एग्जैक्ट नहीं मालूम होती, और वो हमें एग्जैक्ट मालूम नहीं होती। इसकी वजह भी पीछे क्या है, डायफ्रैक्शन ऑफ द लाइट है, कि लाइट डायफ्रैक्ट कर जाती है, जिसकी वजह से हम उसको एग्जैक्ट एजेस जो है, जो कर्व सरफेस जो है हमें वो शार्प एजेस की फॉर्म में नजर आती है। ये भी हमारे पास लाइट वेव्स की डायफ्रैक्शन दिखाई गई है, देखिए हमारे पास ये डायफ्रैक्शन है स्लिट्स के। ये हमारे पास साउंड वेव्स की है, तो ये डॉपलर इफेक्ट है जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि इसके लिए फ्रीक्वेंसी कुछ और होगी और इसके लिए साउंड फ्रीक्वेंसी कुछ और होगी, इसके लिए वेवलेंथ कुछ और होगी वेव्स की, और इसके लिए वेव की फ्रीक्वेंसी कुछ और होगी। और ये हमारे पास साउंड वेव्स और लाइट वेव्स बोथ इन द बोथ केस। ये हमारे पास ये सायरन यूज हो सकता है, या फिर ये लाइट रेड कलर की लाइट है, तो दोनों सूरतों में फिलहाल तो ये साउंड वेव्स को दिखाया गया है। ये भी हमारे पास एक एग्जांपल है बेसिकली डॉपलर इफेक्ट की, फॉर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन। तो फॉर इंफॉर्मेशन ये भी हमारे पास एक स्टील फाइटर होता है, ये इंफॉर्मेशन के लिए आपकी। इस तरीके से कॉन्सेप्ट है पोलराइजेशन,
ये बेसिकली जब भी किसी सोर्स से लाइट एमिट होती है तो हमेशा मल्टी डायमेंशनल होती है, मल्टी डायरेक्शनल होती है। अगर उसको सिंगल डायरेक्शन में ले आए या प्लेन के अंदर ले आए, बहुत से प्लेन होते हैं, तो मैनी प्लेन से सिंगल प्लेन में कन्वर्ट कर दे तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन। पोलराइज का मतलब होता है पोल्स, बेसिकली पोल्स बनाना। तो पोल्स में हमारे पास यहाँ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो पोल्स बनते हैं वो पोलराइजेशन है। और इसको हम एक डेफिनेशन करें तो कन्फाइनिंग ऑफ द लाइट इनटू सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो बहुत से प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस होते हैं जिसमें लाइट वेव्स ट्रेवल करती हैं, तो अगर उसको सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर दिया इसको पोलराइजेशन कहते हैं। इसको पोलराइज करने के लिए एक तो नेचुरल मेथड्स हैं, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है फ्रॉम वाटर, रिफ्लेक्शन डायफ्रेक्शंस, ऑल दीज आर प्रोसेस which are used to produce the polarization of the light. But in artificially we can produce the polarized light by using the goggles, by using the dichroic substances. So here is an example of the polarized sunglasses. So these sunglasses are used to provide the polarized light and to reduce the glare of the light. आगे नेक्स्ट है स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव को स्टेशनरी वेव्स भी कहते हैं। ये वेव्स ऐसी वेव्स हैं हमारे पास जिसमें हम अगर वेव्स दो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हो, उनका की सेम फ्रीक्वेंसी हो और सेम एम्पलीट्यूड हो, तो वो आपस में इंटरफेयर करते हुए एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करती हैं। तो हमें लगता है कि वेव्स ट्रैवल नहीं कर रही, लेकिन एक्चुअली वेव्स ट्रैवल कर रही होती हैं और एनर्जी ट्रांसफर होती है, लेकिन हमें दिखाई देता है कि वेव्स स्टैंडिंग है, प्रोपोगेटिंग नहीं है। तो ये कुछ लाइंस हैं स्टैंडिंग वेव्स के लिए, इसको स्टडी कर लीजिएगा। और इसके बाद हम जानते हैं स्टैंडिंग वेव में दो पॉइंट्स होते हैं, एक हाईएस्ट पॉइंट होता है और लोएस्ट पॉइंट होता है। हाईएस्ट पॉइंट जो है वो हमारे पास एंटी नोड होता है, और लोएस्ट पॉइंट जहाँ हमारे पास उसकी स्ट्रेन जो है वो मैक्सिमम होती है पार्टिकल की, उसे नोड कहते हैं। और जहाँ स्ट्रेन में तब्दीली जो पार्टिकल के अंदर मिनिमम होती है, यानी उसके साथ कोई दूसरा पार्टिकल इंटरेक्ट नहीं कर रहा होता, तो वो एंटी नोड होता है। Where strain energy is minimum known as antinode, where strain energy is maximum is known as a node. Strain energy mean energy required to produce the strain, mean to say change in the behavior of the particle. So ये typical diagram है हमारे पास standing wave की, इसमें loops बनी हुई हैं और ये कुछ patterns हैं nodes anti nodes के और loops के, half and 1 and 2 and 3 और 4 वो। ये हमारे पास प्रैक्टिकली हम कैसे जनरेट कर सकते हैं स्टैंडिंग वेव्स को, तो एक्सपेरिमेंट है, हम स्टैंडिंग वेव्स को जनरेट करते हैं और अपनी मर्जी की लूप जनरेट कर सकते हैं। हम जानते हैं ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है और फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटर की मदद से हम चेंज कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जो कि nth हार्मोनिक के लिए अगर हम लोग उसका डिस्टेंस फाइंड करें तो L इज इक्वल टू n लैम्डा ओवर 2 होता है वेव्स का। और नेक्स्ट ये आपके लिए सैम्पल प्रॉब्लम है, दैट्स इट।